नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला में स्वागत है। कृषि समसामयिक की सीरीज़ के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में जो खबरें चर्चा में रही उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं हम सभी लोग, ताकि अगर एग्रीकल्चर के करंट अफेयर से आप लोगों का कोई भी प्रश्न आए तो छूटने न पाए। तो पहली हमारी खबर क्या है, मियावाकी तकनीक को लेकर के है। उसको लेकर के बात कर लेते हैं कि किस लिए यह खबर चर्चा में आई थी दोस्तों। तो महाकुंभ 2025 की तैयारी में जो महाकुंभ हो रहा है, जिसका आयोजन किया जा रहा है, महाकुंभ 2025 की तैयारी में मियावाकी तकनीक का उपयोग करके पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज में लगभग 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सघन वनों को उगाया गया है। तो जो मियावाकी तकनीक क्यों चर्चा में आई है, महाकुंभ जिसका आयोजन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मियावाकी तकनीक का उपयोग करके पिछले 2 वर्षों में प्रयागराज में लगभग 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्रों में सघन वनों को उगाया गया है। यह मियावाकी तकनीक है क्या जो चर्चा में आई है, यह जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई। तो जापानी एक वनस्पति शास्त्री थे, अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित एक पुनर्वनीकरण तकनीक है दोस्तों। तो जापान के एक वनस्पति शास्त्री थे अकीरा मियावाकी, इन्होंने इस तकनीक का विकास करा। इसमें होता क्या है, तो जो वन है उनका पुनर्वनीकरण करने का कार्य किया जाता है। इस तकनीक को शहरी क्षेत्रों में घने और देसी लघु वन विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आमतौर पर जो मियावाकी तकनीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर घने और देसी जो लघु वन है उनको विकसित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अगली हमारी खबर क्या है, किसान पहचान पत्र को लेकर के अगली हमारी खबर है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान में नामांकन हेतु नए आवेदकों के लिए किसान आईडी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत क्या हो रहा है, जो अब नए आवेदकों के लिए क्या करना होगा, किसान आईडी प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम किसान योजना सभी भूमिधारक किसानों परिवारों को 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष, कितनी समान किस्तों में, तो 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय की सहायता प्रदान करती है। किसान पहचान पत्र के बारे में अगर हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि यह है क्या, यह आधार जैसी डिजिटल पहचान किसके द्वारा, तो आधार जैसी डिजिटल पहचान किसानों को राज्य भूमि रिकॉर्ड से जोड़ती है और भू स्वामित्व की भी पुष्टि करती है। आमतौर पर यह आधार जैसी डिजिटल पहचान किसानों को राज्य भूमि रिकॉर्ड से जोड़ती और भूमि स्वामित्व की पुष्टि भी करती है। किसान पहचान पत्र के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस को किसान रजिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। जो किसान पहचान पत्र है जिसकी बात की जा रही है, किसान पहचान पत्र के माध्यम से जो भी डेटाबेस बनाया जाएगा उसको किसान रजिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। ये बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसान पहचान पत्र के माध्यम से जो डेटाबेस बनाया जाएगा उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो किसान रजिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। अगली हमारी खबर है दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के लिए परिचालन दिशा निर्देश 2.0 जारी किए गए हैं। तो ये दिशा निर्देश केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM को लेकर के जारी किए गए हैं, किसके द्वारा जारी किए गए, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वह 2014-15 में क्रियान्वित किया जा रहा है। जो खबर हमारी चर्चा है इसको लेकर के, जो हमारी खबर चर्चा में है, इससे संबंधित जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है इसको भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मिशन को वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित और पुनर्गठित किया गया। जो अभी हमने बताया कि भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में क्रियान्वित किया जा रहा है, इसको आगे चल करके 2021-22 में संशोधित किया गया और उसे पुनः गठित किया गया, ताकि मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत में अगर हम पशुधन की स्थिति को लेकर के बात करें, क्या हालचाल है पशुधन स्थिति को लेकर के, भारत कौन सी रैंकिंग रखता है या किस क्षेत्र में अग्रणी है। भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन आबादी मौजूद है। विश्व की सर्वाधिक पशुधन आबादी कहाँ मौजूद है, तो अगर हम बात करें विश्व की सर्वाधिक पशुधन आबादी कहाँ मौजूद है, तो भारत में मौजूद है। भारत विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर बना हुआ है। विश्व स्तर पर
दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? भारत है। अंडा दूसरे स्थान पर, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। ये आंकड़े आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर बात की जाए विश्व में सर्वाधिक पशुधन आबादी कहाँ मौजूद है, तो भारत में मौजूद है। विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? वैश्विक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो भारत पहले स्थान पर है। अंडा उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? तो अंडा उत्पादन में दोस्तों भारत की रैंकिंग दूसरी, अर्थात अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, और जबकि मांस उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। कुल कृषि संबंध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन जीवीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान चालू मूल्यों पर 2014-15 में 24.38% था। यह 2022-23 में बढ़कर के 30.23 हो गया है। तो आपके लिए याद क्या रखने वाला है? आपको ये याद रखना है दोस्तों कि कुल कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का वरदान नहीं दोस्तों, योगदान। कुल कृषि एवं संबंध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन अर्थात जीवीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान चालू मूल्यों पर 2022-23 में कितना है? तो 30.23% है। ये आपको याद रखना है। ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि आप में टॉपिक दिए गए हैं पशुपालन एवं दूध विज्ञान को लेकर के, तो योगदान पूछा भी जा सकता है कितना। ये सभी हालिया आंकड़े हैं, इनको आप अपनी नज़र तले बनाए रखें। अगली हमारी खबर है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, तो क्या खबर है, इस पर बात करते हैं। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था। हमारी खबर क्या है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। अब इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त बिंदुओं की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करा था। अब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में बात करते हैं। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। निजामाबाद हल्दी का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है, और निजामाबाद हल्दी का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगर इसके मंत्रालय की बात करें, इसका मंत्रालय कौन सा है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, मंत्रालय है ये। वैश्विक हल्दी उद्योग में भारत का अपना एक प्रभुत्व स्थापित है। भारत की अगर हम बात करें, भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। अगर हल्दी उत्पादन की दृष्टि से हम बात करते हैं तो भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी अमूमन 70% से अधिक है। वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी अमूमन 70% से अधिक है, तथा वैश्विक हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। क्या आंकड़ा दिया गया है कि वैश्विक हल्दी उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 70% है। यहाँ पर उत्पादन की अगर हम बात करें तो 70% से अधिक है, जबकि वैश्विक हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी करीब 62% से अधिक है। 2023-24 में भारत ने 3.05 लाख हेक्टेयर में हल्दी की खेती करी गई थी। लगभग 10 लाख टन से अधिक का उत्पादन हुआ था। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात करें, ये बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य इसमें शामिल हैं। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और इस देश के 20 से अधिक राज्यों में भी इसे उगाया जाता है। जीआई टैग की बात करें, हल्दी की मुख्य किस्में जैसे इरोड हल्दी तमिलनाडु से संबंधित है, लाकाडोंग हल्दी मेघालय से संबंधित है, और कंधमाल हल्दी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। ये पूछी जाती है दोस्तों कि इरोड हल्दी का संबंध कहाँ से है। अगर आपसे किसी भी प्रकार का इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है कि इरोड हल्दी का संबंध कहाँ से है, तो तमिलनाडु से है। लाकाडोंग हल्दी का संबंध कहाँ से है? तो मेघालय से संबंधित है, जबकि कंधमाल हल्दी का संबंध उड़ीसा से है। लाकाडोंग हल्दी उच्च करक्यूमिन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। जो लाकाडोंग हल्दी है इसमें उच्च करक्यूमिन पाया जाता है। अगले 5 वर्षों में उत्पादन को दोगुना करके 20 लाख टन करना यह एक प्रमुख लक्ष्य है, जबकि 2030 तक हल्दी का निर्यात $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का अनुमान रखा गया है। ये हमारी सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो खासकर ये बिंदु आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है कि
हल्दी की मुख्य किस्मों की बात करें, जैसे इरोड हल्दी तमिलनाडु से संबंधित है, लाकाडोंग हल्दी मेघालय से और कंधमाल हल्दी का संबंध उड़ीसा से है। लक्ष्य की अगर हम बात करें तो अगले 5 वर्षों में उत्पादन को दोगुना करके 20 लाख टन तक पहुंचाना है, जबकि 2030 तक हल्दी का निर्यात 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में थी। अगर कोई ऐसी खबर और आती है तो हम सभी लोग उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।